नगर एयरपोर्ट पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 116वें अखिल भारतीय किसान मेले का किया शुभारंभ, किसानों को किया संबोधित। उत्तराखंड के नए डीजीपी के नाम का जल्द होगा ऐलान। डीजीपी की रेस में दीपम सेठ, पीवी के प्रसाद और अमित सिन्हा का नाम शामिल। देहरादून में साइबर हमले में 72 घंटे ठप रहा आईटी सिस्टम। सीएम हेल्पलाइन, भूमि रजिस्ट्री, ई ऑफिस में भी काम ठप। 90 सरकारी वेबसाइटों पर दिखा असर। देहरादून में सीडीओ अभिनव शाह ने डोईवाला ब्लॉक का किया औचक निरीक्षण। नल का कनेक्शन सही ढंग से न होने का किया निरीक्षण। इलाके में नलों के कनेक्शन में पाई गई कमी। पौड़ी में नवरात्रि में पहले दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा की भव्य मान्यता। खटीमा में ड्रेस कोड को लेकर विद्यालय प्रशासन और छात्र आमने सामने। यूनिफॉर्म बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि को लेकर हो रहा विवाद। हरिद्वार में हिमालय और गंगा बचाओ अभियान शुरू। हर की पौड़ी पर संत समाज ने किया गंगा पूजन। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय भी गंगा पूजन में हुए शामिल। पौड़ी दौरे पर पहुंचे धीराज सिंह गर्ब्याल। विकास भवन सभागार की बैठक में शामिल हुए धीराज सिंह गर्ब्याल। बोले सभी परिवारों को जल्द ही पक्के आवास मिलेंगे। पौड़ी में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष ने अपने बयान पर दी सफाई। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। व्यापार सभा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिया था बयान। सितारगंज नगर में भी हुआ राम बारात का आयोजन। गाजे बाजे के साथ निकाली गई राम जी की सवारी। राम जी की लीला है न्यारी जैसे भजनों ने बांधा समा। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 116वें अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने मेले में लगाए गए महिला समूह द्वारा स्टॉल का अवलोकन भी किया, जिसके बाद उन्होंने गांधी हॉल में दुरुस्त और अन्य राज्यों से आए किसानों को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने प्रदेश में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विश्वविद्यालय का हरित क्रांति में बड़ा स्थान है। किसान मेले की किसानों की उन्नति में बड़ी भूमिका रहती है और खेती की नई तकनीकी से किसान रूबरू होते हैं। किसान मेला कृषि का बड़ा कुंभ है जो कि किसानों को उन्नतिशील बनाने में मददगार साबित होता है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किसानों के लिए 14,000 करोड़ की 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। प्रदेश में किसानों की उन्नति के तमाम योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। बिना ब्याज के 3 लाख का लोन भी दिया जा रहा है। है और अपने आप में विद्यालय का भी अपना बहुत बड़ा स्थान है। निश्चित रूप से ये मेले हमारे कृषि के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान, नवाचार, किसानों को मिलने वाली सुविधाएं, जानकारियां, इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराते हैं और यहाँ पर एक साथ हमारे वैज्ञानिक भी मिलते हैं, उद्यमी भी मिलते हैं, किसान भी मिलते हैं और सब मिलकर जब सब पर चर्चा करते हैं निश्चित रूप से किसान भाइयों को इससे बहुत लाभ होगा और बहुत लाभ होता आया है और भविष्य में और अच्छा हमारा विश्वविद्यालय करेगा। कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में मेरी सभी किसान भाइयों को बहुत शुभकामनाएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, तो उसमें हमारे किसान भाई भी उस प्रगति में तेजी से आगे बढ़ेंगे। किसान हमारी प्राथमिकता है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता है। बहुत बड़ा किसान मेला है और अपने आप में विश्वविद्यालय का भी अपना बहुत बड़ा स्थान है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के नए डीजीपी के नाम का ऐलान जल्द ही होने जा रहा है और इसके लिए 3 नामों के पैनल पर विचार किया जा रहा है। डीजीपी के रेस में दीपम सेठ, पीवी के प्रसाद और अमित सिन्हा का नाम शामिल है। कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने नाम को तकनीकी कारणों से पैनल में शामिल नहीं किया गया है और अब उत्तराखंड सरकार को इन तीनों आईपीएस अधिकारियों में से किसी एक को डीजीपी पद के लिए चुनना है। यूपीएससी में डीजीपी पद के सामने जिन 3 नामों को पैनल में भेजा गया है उनमें दीपम सेठ, पीवी के प्रसाद और अमित सिन्हा का नाम शामिल है। दीपम सेठ फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और पीवी के प्रसाद राज्य में एडीजी के रूप में काम कर रहे हैं और अमित सिन्हा विशेष प्रमुख सचिव खेल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। साथ ही पुलिस मुख्यालय में एडमिन की भी जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार का नाम उत्तर प्रदेश कैडर की सूची में शामिल है, जबकि वो उत्तराखंड बनने से ही राज्य में काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी अभिनव कुमार के कैडर आवंटन संबंधी याचिका में उन्हें उत्तराखंड के काम करते रहने के लिए स्थगन आदेश दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात देहरादून की कर लेते हैं। उत्तराखंड में एक बड़े साइबर हमले के राज्य के पूरे आईटी सिस्टम को 72 घंटे के लिए ठप कर दिया है, जिसकी वजह से सरकारी कामकाज पर भी असर पड़ा है। राज्य की कई महत्वपूर्ण वेबसाइटों और सेवाएं पूरी तरीके से बंद हो गई है। इसमें सीएम हेल्पलाइन, भूमि रजिस्ट्री और ई ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म शामिल है। सचिवालय में भी पूरे दिन कामकाज नहीं हो पाए। साइबर हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान के अलावा सबसे अहम स्टेट डाटा सेंटर भी इनकी जद में आ गया। देखते ही देखते एक के बाद एक सरकारी वेबसाइटें बंद होती चली गई और इसका असर 90 वेबसाइटों पर भी देखने को मिला है, जिसका कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा। अभी कुछ वेबसाइट को सुचारू किया गया है, बाकी अन्य को लेकर आईटी विभाग अभी भी सिक्योर सिस्टम के तहत काम कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA में विशेषज्ञों की टीम साइबर हमले से बाहर निकलने का हर संभव प्रयास कर रही है। ITDA निदेशक नीतिका खंडेलवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन और सिक्योरिटी को देखते हुए इस पर और कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि सब कुछ रिकवर किया जा चुका है, कहीं से भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के बाद सभी वेबसाइटों को फिर से सुचारू किया जाएगा। अब जैसे कह रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि सिक्योरिटी सिस्टम्स कमज़ोर हैं तो मैं उसका एक जवाब देती हूँ कि जनरली हमें नहीं पता होता कि कब हमारी आपदा आ रही है, कब क्या आ रही है। जो आपने बोला, जो मैंने बोला कि प्रभावित नहीं है, तो आई वुड से कि प्रॉब्ली हमारे सिक्योर सिस्टम्स इन प्लेस थे तो इसलिए हम लोग इम्पैक्टेड नहीं है। अब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं स्टार्ट करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा कोई और मेजर कोई इम्पैक्ट ना आए, तो हमें एज अ प्रिकॉशन ये चीज़ करनी पड़ती है। तो हम यही चाहते हैं कि वही जैसे कोविड में हुआ था कि एवरीबडी सेफ अंटिल नो वन इज सेफ, तो हमें वो प्रोटोकॉल्स, वो ड्रिल्स करनी पड़ेंगी। भारत सरकार की एजेंसीज द्वारा निर्धारित एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा ही लगेगा। उसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगी कि मैं उसको जल्दी कर दूँ। मुझे वो प्रोटोकॉल फॉलो करके सारी स्कैनिंग करके ही मैं लाइव कर पाऊँ। देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह ने डोईवाला ब्लॉक के गौहर माफी ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के माध्यम से संचालित योजना का स्थलीय सत्यापन किया है। मौके पर सीडीओ अभिनव शाह ने कहा है कि नल के कनेक्शन सही ढंग से नहीं होने और पानी न मिलने की शिकायतों को देखते हुए डोईवाला ब्लॉक के गौहर माफी का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में पता चला है कि ब्लॉक के बाहरी क्षेत्रों में पानी का दबाव और नलों के कनेक्शन में कमी आई है, जिसके लिए जल संस्थान को 1 हफ्ते में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कुछ कंप्लेंट्स रहती हैं कि प्रॉपर्ली कनेक्शन नहीं हो पाए और पानी नहीं मिल पाए, तो इसी को सत्यापन के लिए मैं फील्ड पे उतरा था। तो मैंने डोईवाला ब्लॉक के गौरी माफी विलेज का निरीक्षण किया
वहाँ पे सबसे पहले मैंने जो ग्रामीण है उनसे बैठक करी कि उनसे मैंने इश्यूज़ जाने कि क्यों अगर वहाँ कुछ कंप्लेंट्स हैं या कहीं पानी नहीं आ रहा है तो इसकी अगर कोई कंप्लेंट्स हैं, तो उन्होंने हमें बड़े विस्तृत तौर पर चीज़ें बताई कि जैसे उनके स्टार्टिंग में काफ़ी इश्यूज़ थे, बट इवेंचुअली वो इश्यूज़ विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा उनके साथ बैठक करके रिज़ॉल्व करे गए। मुख्यतः जो उनके आउटर एजेस में था, वहाँ पे कुछ उनके प्रेशर या पानी का थोड़ा इश्यू था कि वहाँ कनेक्शन नहीं हो पाए। तो उसके लिए हमने निर्देशित कर दिया था जल संस्थान को तत्काल कि इसको विदिन अ वीक वो सारे जितने भी उनके छूट गए हैं वो कर देंगे। उन्होंने बोला है वो हो जाएगा। इसके अलावा मौके पे जाके हमने हर घर में जाके नल की भी चेकिंग करी है, तो वहाँ प्रॉपर पानी आ रहा था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून के राजपुर रोड स्थित निजी कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में भारी मात्रा में कूड़े का ढेर मिलने पर नगर निगम ने कठोर कार्रवाई की है। दरअसल स्थानीय निवासी अनीता वर्मा द्वारा नगर निगम को शिकायत किए जाने पर देहरादून मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना अपनी टीम के साथ ओपल लाउंज का निरीक्षण करने पहुंचे और तो वहां पर बेसमेंट में जगह जगह पर कूड़ा फैला हुआ पाया गया, जिसे देखते ही उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक और कॉम्प्लेक्स के मालिक की चालानी कार्रवाई की। और इस बीच डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि कॉम्प्लेक्स में मौजूद शराब की दुकान और कैंटीन द्वारा गंदगी फैलाने पर 1-1 लाख रुपए का चालान किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि शराब की दुकान के मालिक पर सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर 1 लाख रुपए और कॉम्प्लेक्स के मालिक पर सीवर खुले में बहाने और कूड़ा बेसमेंट में फेंकने पर 2 लाख रुपए का चालान भी किया गया है। तो 3 साल से ये खुला है यहाँ से कि हम यहाँ से निकलना हमारा मुश्किल हो गया है, हमारे बच्चों का, क्योंकि 6 बजे से लेके 12 बजे तक सड़क पे यहाँ इतनी भीड़ होती है कि हम पैदल भी नहीं चल सकते। लोग बाग खड़े होकर यहाँ सरेआम पीते हैं, खुलेआम पैंट खोल के यहाँ बाथरूम करते हैं, ठीक है ना। उन्हें शर्म भी नहीं आती कि लेडीज और लड़कियां आ रही है, ठीक है। हमारा तो मतलब रहना और हम अपनी मतलब गाड़ी तो एंटर करने की बात ही छोड़ो, पैदल हम नहीं कर सकते। पूरा रास्ता जाम कर देते शराबी लोग और यहीं पे लड़ाई झगड़े करके 12 बजे तक यही जमघट लगा रहे हैं। शिकायत सब जगह की है, हमने धारा चौकी में बहुत बार एप्लीकेशन दी है, वहाँ पे उन्होंने आते थे फिर बीच में बंद कर दिया। हमने डीएम के पास भी शिकायत करी है, हर जगह की। एसएसपी को भी हम लेटर दे के आए। देखिए, ये जन शिकायत में जो है शिकायत प्राप्त हुई थी। ये राजपुर रोड स्थित ये एरिया है, यहाँ पर जो है एसडीएम मैडम के साथ जो है संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जो यहाँ पे जो ठेके है लाइसेंस धारी जो शराब की दुकान है, इनके द्वारा जो है गंदगी फैलाई जा रही है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैंटीन है वो भी जो है धड़ल्ले से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जो अधिनियम है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो इन लोगों पे चालान किया गया है। कुल जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर जो है कैंटीन के मालिक का और गंदगी फेंकने पर 1-1 लाख रुपए का चालान किया गया है। साथ ही साथ जो ठेका है उस पे जो है उनका सिंगल यूज़ प्लास्टिक रखने पर जो है उनका भी 1 लाख रुपए का किया गया। तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की टांडा रेंज में तैनात रेंजर रूपनारायण गौतम के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने पिछले कुछ ही महीनों में अवैध खैर तस्करी में लिप्त वन तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से अधिक केस दर्ज कर उसमें शामिल आधा दर्जन से अधिक वन तस्करों को जेल भेजने की कार्रवाई की है। साथ ही बड़ी मात्रा में छोटे बड़े वाहनों को भी सीज किया गया है। इस कार्रवाई से नाराज वन तस्करों ने रेंजर रूप नारायण गौतम पर गोली चला दी, जिसमें रेंजर रूप नारायण गौतम की पेट में गोली लगी है। साथ ही 2 अन्य कर्मचारी भी घायल हुए थे। यहां गोली बीते माह सितंबर में चलाई गई थी, जिसमें पुलिस ने गोलीबारी में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि फरार चल रहे अन्य तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं टांडा रेंज के रेंजर रूपनारायण गौतम ने बताया कि प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशन में टांडा रेंज के वन विभाग टीम द्वारा अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ धरपकड़ का अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में पिछले 6 महीने में खैर तस्करी के 20 से अधिक केस दर्ज किए गए। साथ ही मामले में लगभग आधा दर्जन से अधिक तस्करों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि टांडा वन क्षेत्र में
अवैध लकड़ी तस्करी किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो जंगल है हमारे दक्षिणी सराय जो जंगलों का है वो आबादी और डैम से लगा हुआ है। खैर की तस्करी होती रहती है और हमारे द्वारा इस वर्ष लगभग 20 से 21 मामले उजागर हुए हैं, जिनमें कुछ तस्कर जेल भी गए हैं, वाहन सीज हुए हैं और इस दौरान अभी करीब 1 माह के अंतर्गत 2 नावें भी सीज हुई हैं। कल ही शाम को एक हरपुरा जलाशय से एक नाव सीज हुई है, उसमें 17-18 घंटे खैर बरामद हुए हैं। तो हमारे द्वारा लगातार ये कार्रवाई चलती रहती है। हमारे प्रभारी अधिकारी महोदय के द्वारा ये सख्त निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार अवैध पातन न होने पाए, अगर हो भी जाता है तो उसका शीघ्र अनावरण किया जाए। जनपद रुद्रप्रयाग मुख्यालय के समीप मंदाकिनी नदी से रेस्क्यू टीमों ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव निकाला। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बीते रोज बटवाड़ी सैण मेदनपुर के पास एक अज्ञात व्यक्ति नदी में बह रहा था। सूचना मिलते ही डीडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। अत्यधिक अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। वहीं आज सुबह रेस्क्यू टीम को अज्ञात व्यक्ति का शव नदी किनारे दिखाई दिया। डीडीआरएफ की टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद शव को नदी के किनारे से सड़क मार्ग तक पहुंचाया, जिसके बाद अज्ञात व्यक्ति के शव को पुलिस के पास सुपुर्द कर दिया गया, यानी कि पुलिस को सौंप दिया गया। अब पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह शव किसका है। और अब बात पौड़ी की कर लेते हैं। पौड़ी जिले में अपर सचिव लोक निर्माण विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जनपद भ्रमण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत बोक्सा जनजाति के परिवारों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के अभी तक पक्के आवास नहीं बने हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास की सुविधा दी जाए। धीराज सिंह गर्ब्याल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो कार्य लंबित हैं, उन्हें भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि आम जनमानस को उसका लाभ समय से मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन स्वयं सहायता समूह द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है, उन पर विशेष फोकस भी किया जाए और अन्य लोगों को भी समूह से जोड़ा जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत और अप्रयुक्त ग्रामीण विकास RS रावत, उपायुक्त परियोजना प्रकाश रावत, परियोजना निदेशक DRDA विवेक कुमार उपाध्याय और साथ ही साथ जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी, रीप परियोजना प्रबंधक कुलदीप बिष्ट, पशुपालन विभाग से डॉक्टर अशोक कुमार सहित अन्य जनपदों के अधिकारी वर्चुअली यहां पर जुड़े थे। पहली बात यह है कि पौड़ी जो है ग्राम विकास आयुक्त जो कार्यालय है और उसका मुख्यालय यहीं पे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और शासन ने भी लगातार ये फोकस किया है कि पौड़ी में एक्टिविटीज़ हमारी बढ़े, क्योंकि ये गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी एक है, तो जितने भी मंडल स्तरीय अधिकारी हैं हमारे यहाँ पे लगातार बैठे हैं और उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ हैं। तो यहीं से हम लोग पूरे स्टेट की विकास विभाग की जितनी भी योजनाएं हमारी चलती हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात पौड़ी की करते हैं। पौड़ी के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष ने व्यापार सभा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिए गए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वो शहर में लोगों के दुख सुख में शरीक होते हैं, यानी कि शामिल होते हैं, और ऐसे में उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वही मामले में व्यापार सभा के अध्यक्ष विनय शर्मा ने कहा है कि व्यापार सभा के मंचन पर कोई भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। यदि व्यापार सभा के मंच से किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात कही गई है तो व्यापार सभा उसके लिए खेद प्रकट करती है, यानी कि माफी मांगती है। वही मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नमन चंदोला ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।
प्रत्यक्ष को मैंने कहा ना कि प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, और जो भी लोग उस ऑडिटोरियम में मौजूद थे उन लोगों ने मेरे भाषण पे लगातार तालियां वो बजा रहे थे जो मैंने पौड़ी के विकास की बात की है। मैंने कहा है ना कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है हमारी मीडिया की होती है, लेकिन कुछ मीडिया के लोग जो कि लगातार चुनाव नजदीक आते ही या शुरू से मेरे खिलाफत करते रहे हैं, उन्हीं के द्वारा इस तरह का एक षड्यंत्र रच के उसको रखा गया है। लेकिन जिन भी लोगों ने उस वीडियो को देखा है उन सबने कहा कि अगर हमने उनको मंच पे बुलाया तो किसी को ये पता नहीं होता कि आने क्या बयान देंगे, लेकिन हमने अपने ग्रुप में भी व्यापार सभा की तरफ से भी अगर किसी की व्यक्ति विशेष को कहीं से ठेस पहुंची हो तो उसको खेद प्रकट किया है कि अगर व्यापार सभा का कोई मंतव्य नहीं है किसी को भी किसी के मन को ठेस पहुंचाना, तो उसकी तो हम आलोचना करते ही है। देखिए, ये बात हम लोगों ने जब व्यापार सभा का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, मंच जो संचालन कर रहे थे उन्होंने भी 2-3 बार कह चुके थे वो मंच से कि ये प्योर व्यापारियों का मंच है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ केवल गैर राजनीतिक ही बातें होंगी और केवल व्यापारियों और शहर के संबंध में बातें होंगी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 बार के एक नगर पालिका अध्यक्ष और 1 बार के विधायक, जिस पौड़ी की जनता ने एक शख्स को इस मुकाम पर पहुंचाया है, वो पौड़ी की जनता के लिए प्रयोग कर रहा है। काफी निंदनीय है। आप उस पूरे वीडियो को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि कुछ लोग उनको ज्ञापन देने आते हैं, तो आखिर वो ज्ञापन देने वाले लोग हैं कौन, उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। आप देखेंगे कि हमारे पौड़ी चिचा कांडई गांव की महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता, ये लोग नगर पालिका में ज्ञापन देने जाते हैं, और उन लोगों को अगर कोई नगर पालिका अध्यक्ष कर प्रयोग करे तो आप सोचिए उसकी मानसिकता किस स्तर की मानसिकता होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत पार्टी से निकालकर अनुशासनात्मक कार्यवाही करी जाए। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात सितारगंज की करते हैं। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज नगर में भी राम बारात धूमधाम के साथ निकाली गई। आपको बता दें कि राम भक्त गाजे बाजे की धुन पर भजनों पर जमकर थिरके। इस दौरान राम जी की सवारी निकाली गई और इस दौरान राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की सवारी जैसे भजनों में समा बांध दिया। नगरवासियों ने राम बारात का जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया। बुधवार को धनुष यज्ञ का मंचन होने के बाद श्री राम की बारात धूमधाम से गाजे बाजे के साथ निकाली गई। रामलीला मैदान से आरंभ बारात सनातन धर्म मंदिर से होते हुए मुख्य चौराहा, खटीमा रोड, चुरगलिया बाईपास व सिडकुल रोड से होते हुए नगर की परिक्रमा करने के बाद रामलीला स्थल पहुंचकर संपन्न हुई। बारात में सैकड़ों की तादाद में नगरवासी सम्मिलित हुए। वहीं उपस्थित रामलीला कमेटी के अध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि रामलीला का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नगर में बहुत ही भव्य राम बारात निकाली गई और इस मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहा। जगह जगह पर श्रद्धालुओं ने स्टॉल लगाकर चाय और जल की सेवा प्रदान की। स्थानीय कलाकारों के द्वारा राधा कृष्ण की झांकी बड़े ही आकर्षक रही। वहीं इस अवसर पर कमल जिंदल, भाजपा जिला अध्यक्ष, नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पर नजर आए। आज सितारगंज में भगवान श्री राम की बारात निकाली गई, जो बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए पूरे शहर में भ्रमण किया और उसमें बहुत ही सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई और वृंदावन के कलाकारों द्वारा बड़े मनमोहक भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और वशिष्ठ जी, इनकी जो झांकियां थी बहुत ही सुंदर, जिनकी बड़ी तारीफ की गई। बड़ी मनमोहक झांकियां हमारे कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई और इतना जन सैलाब राम बारात में उमड़ा हुआ था। हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने घरों से निकले और राम बारात में पूरा 4-5 किलोमीटर की यात्रा पैदल सबने की। राम बारात में चले, बड़ी श्रद्धा के साथ सब लोगों ने उसमें भाग लिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते घनत्व को देखते हुए प्रदेश सरकार अब नई टाउनशिप को विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके साथ साथ प्रदेश में नई आवास नीति भी लाई जाएगी और इस नीति के तहत सरकार अपना लैंड बैंक
भी मजबूत करेगी। अभी सरकार के लैंड बैंक की स्थिति साफ नहीं है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसको लेकर कहा कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है। पूरे प्रदेश में 22 स्थानों का चयन किया गया था। सर्वे और अन्य सुझावों के बाद 8 से 10 स्थानों पर नई टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार की योजना धरातल पर उतारने के बाद उत्तराखंड के कई जिलों की कायाकल्प हो जाएगी। और आपको बता दें, अभी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के जनसंख्या का दबाव अधिक बढ़ रहा है। सड़कें, चौक चौराहा और रिहायशी इलाके बेहद छोटे होते जा रहे हैं। इसलिए सरकार अब कुछ नए शहर बनाने की योजना तैयार कर रही है। पिछले दिनों जिस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व बढ़ा, तो ये तय हुआ कि हम नई टाउनशिप डेवलप करेंगे। और आप जानते हैं कि शुरुआती दौर पे जब हम लोग इसमें बैठे थे, क्षेत्रीय जितने भी हमारी जहाँ की आवश्यकताएं हैं, तो 22 जगह हमने चिन्हित वो स्थान किए थे। शॉर्ट लिस्ट करके लगभग 8-10 की संख्या उसमें रही। और आप ये भी जानते हैं कि जहाँ हमें लगा कि वहाँ की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम निर्णय के लिए हम लोग आगे बढ़े। तो सरकार की नई टाउनशिप को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के चलते इस तरह की योजनाएं बनाई जा रही है और इस योजना को धरातल पर लाने के लिए इस वक्त विस्तार से काम भी किया जा रहा है। देहरादून, हरिद्वार में जनसंख्या का दबाव जो है वो अधिक हो रहा है और इसी को देखते हुए ये योजना बनाई गई है। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।